बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 की बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स हम यूज कहाँ पर करते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का नाम लें और वहां पर अगर हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वहां पर रियल नंबर्स यूज होंगे। हमारी डेली लाइफ में हम नंबर्स के बगैर अपनी जिंदगी इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर चीज को हम काउंट कर रहे होते हैं। बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर कुछ ब्रांचेस मैंने लिखी हैं जहां पर हम रियल नंबर्स को यूज करते हैं। जैसे साइंस एंड इंजीनियरिंग में, साइंस में हम फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में यूज कर रहे हैं, सो ऑन। इंजीनियरिंग में रियल नंबर्स का यूज होता है, फिर मेडिसिन एंड हेल्थ में रियल नंबर्स का यूज होता है। कंप्यूटर साइंस इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर, कंप्यूटर साइंस में रियल नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज है। देन स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा में रियल नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज है। बच्चों, ये कुछ ब्रांचेस, मैंने और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिनमें रियल नंबर्स का बहुत ज्यादा यूज है। अब इसके बाद कुछ जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो टेम्परेचर कन्वर्जन्स के बारे में। बेसिकली जो टेम्परेचर है ना बच्चों, वो हमारे पास तीन तरह का होता है। या तो वो केल्विन में होगा, या डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में होगा, या फिर वो फॉरेनहाइट में होगा। अब इनके यहाँ पर तीन फॉर्मूले लिखे हुए हैं, यानी अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है तो हम फिर उसको कैसे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, या डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन, फॉरेनहाइट में गिवन है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर देंगे, या फिर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है उसको हम फॉरेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे। ये तीन फॉर्मूले हैं बच्चों जो आप लोगों ने करने हैं। इसको आगे हम क्वेश्चंस के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं जरा थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हम अपने टॉपिक पे आए तो वो फिर उसके साथ ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो नीचे टॉपिक है ना बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस का, ये बहुत मजे का टॉपिक है। ये बेसिकली तो ज्यादातर पहले जनरल साइंस में होता था, जो आर्ट्स वाले पढ़ते थे। अब जरा जो मैथ्स आई है इसमें उन्होंने ये भी टॉपिक डाल दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, जब कोई भी चीज हम खरीदते हैं ना बच्चों, जिस वैल्यू पे, जिस अमाउंट पे वो चीज खरीदते हैं वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होती है। जिस पे हम बेचते हैं वो हमारे पास सेल प्राइस होती है। देखिए, अगर आपने मेजर करना है किसी भी चीज को तो हम सेल प्राइस जो है उसमें से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका प्रॉफिट आ जाएगा। वही अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकालनी है तो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय 100, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट परसेंटेज में आ जाएगा। सेम बच्चों, अगर आपने लॉस फाइंड करना है तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा आपको कितने। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक चीज ली 20 रुपए की और आपने आगे वो 15 रुपए की बेच दी, तो अब आपने चेक करना है आपको कितना लॉस हुआ, तो आप उस कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको 5 रुपए पता चल जाएगा कि मुझे इतना 5 रुपए लॉस हो गया। फिर अगर आपने लॉस परसेंटेज में निकालना है तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइंग 100 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि रियल नंबर्स कहाँ पे हम यूज करते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन्स कैसे कर सकते हैं, और प्रॉफिट और लॉस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो अब हम बच्चों हम एक्सरसाइज 1.3 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सो हम डिटेल से इन चीजों को डिस्कस भी करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्टेटमेंट है दैट इज द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब यह है कि कोई भी तीन मुसलसल नंबर हैं, यानी एक नंबर अगर 1 है तो नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 3 है, इस तरह तीन कोई भी हमारे पास इंटीजर्स हैं, उनका जो सम है बच्चों वो हमारे पास क्या है, 42 है। तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है उन तीनों इंटीजर्स को बच्चों। सो हम इसका सोल्यूशन बच्चों स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हम लेट कर लेते हैं जो फर्स्ट इंटीजर है ना बच्चों, लेट हम कर रहे हैं फर्स्ट इंटीजर, जो हमारे पास पहला इंटीजर है हम लेट कर रहे हैं कि वो हमारे पास बच्चों क्या है, x है। जो सेकंड इंटीजर है बच्चों, अब एक नंबर अगर 4 है तो नेक्स्ट 5 होना चाहिए। तो ये हमने एक इंटीजर अगर x लिया तो नेक्स्ट हमारे पास x प्लस 1 होगा। और फिर हम जो थर्ड इंटीजर बच्चों लेट कर रहे हैं वो हमारे पास होगा, बेसिकली ये x प्लस 1 है, इसमें प्लस 1 और ऐड हो जाएगा। सो प्लस 1 एंड प्लस 1 जो ऐड होगा इससे नेक्स्ट जो इंटीजर हो जाएगा बच्चों वो हमारे पास हो जाएगा x प्लस 2। अब उसने कहा है कि ये जो तीनों इंटीजर्स हैं जो कि आपके पास मुस्तकिल हैं, जो कि कंसेक्यूटिव हैं, उनका सम 42 है। सो आप यहां पर लिख देंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप जरा इंग्लिश में लिखिएगा, तो अकॉर्डिंग
टू द गिवन कंडीशन, पूरा लिखिएगा, मैं चूंकि समझा रहा हूं तो टाइम की बचत हो जाएगी, हमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन है वो कह रहा है इन तीनों का सम 42 है। सो एक नंबर है हमारे पास x प्लस, दूसरा नंबर है x प्लस 1 प्लस, तीसरा नंबर है x प्लस 2, और वो ये कह रहा है जो इन तीनों का सम है बच्चों विच इज 42 बच्चों। अब जरा ब्रैकेट्स मैंने इसलिए यूज किए हैं ताकि आपको तीनों नंबर्स अलग-अलग नजर आए। तो आप जरा देखें, ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये हो गया आपके पास x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू बच्चों 42। अब वेरिएबल्स को आप अलग कर ले, जैसे एक x है, एक x ये है और एक x ये, तो मिलके हमारे पास जमा करेंगे 1 2 एंड 3। सो ये हो गया बच्चों 3x, यहाँ पर प्लस 1 एंड प्लस 2 मिलके बच्चों हमारे पास हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 42। प्लस 3 हमारे पास उधर जाके बच्चों ये हो जाएगा 42 माइनस 3, और ये हो गया 3x इज इक्वल टू 39 बच्चों। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास जो नंबर बना बच्चों, आप डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 13। 3 1 जा 3 एंड 3 13 जा 39, यानी जो हमारे पास पहला नंबर फर्स्ट इंटीजर बना वो तो बना हमारे पास x। अब सेकंड और थर्ड हम बताएंगे कि वो क्या है। तो यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं। सो जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है बच्चों विच इज x, और वो हमारे पास वैल्यू आ गई है 13। जो कि हमारे पास सेकंड इंटीजर हमने निकालना था, जो सेकंड इंटीजर है बच्चों वो हमारे पास क्या है x प्लस 1। सो इट मीन्स 13 प्लस 1। सो जो आंसर आया बच्चों वो आ गया हमारे पास 14। सो इसी तरह थर्ड इंटीजर अगर हम निकालेंगे, तो थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 2 जो हमने लिया था। सो x की वैल्यू आई है बच्चों 13 प्लस 2, जो थर्ड इंटीजर आया वो आ गया 15। सो हमारे पास ये तीन बच्चों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 42 होगा। अगर आप ऐड भी कर लें 15 प्लस 14 29 एंड प्लस 13 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो 42 होगा। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन और मजे का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप स्टेटमेंट देखें, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज दिस, एरिया इज दिस एंड फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ दिस। आसान अल्फाज में समझते हैं कि आपके पास उसने एक लेंथ दी है, AB लेंथ दी है, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज गिवन, फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ दिस। यानी आपके पास ये एक साइड गिवन है और एरिया गिवन है, और उसने कहा ये जो ए बी साइड है बच्चों इसके ये आप मालूम करें। तो हम डायरेक्ट इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे ना वो है एरिया ऑफ, जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, विच इज 1/2 इंटू बेस क्रॉस हाइट। क्रॉस जब मैं कहता हूं इसका मतलब मल्टीप्लाई है। जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है ना बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो है 1/2 यानी हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट। एरिया हमारे पास गिवन है बच्चों, द एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। ये हमारे पास एरिया गिवन है। 1/2 बेस भी हमारे पास गिवन है, स्क्वायर रूट 3 प्लस है बच्चों स्क्वायर रूट 5, और जो हाइट है वो हमारे पास ये वाली साइड है ए बी। सो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं, इसको हमने फाइंड करना है बच्चों इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट बच्चों आपके पास आ गया, ये जो एरिया है 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और इधर अगर आप देखें तो ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइड ए बी से बच्चों। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, और नीचे वो वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट 5, और ये हमारे पास है ए बी साइड। अब हमें जो ए बी साइड का आंसर चाहिए ना बच्चों, उसने कहा कि इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए, यानी एक वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 3 हो और दूसरी के साथ स्क्वायर रूट 5 हो और उनके दरमियान में प्लस हो। सो हमें इसको बच्चों में इससे आगे सॉल्व करने के लिए मैं जरा थोड़ा तरतीब से लिख लूं तो रैशनलाइज करना पड़ेगा।
यानी 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसका कॉन्जुकेट लेके स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 और ओवर आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ऊपर वाली वैल्यू बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो अगर आप देखें ऊपर वाली वैल्यू तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली देखें तो a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी, विच मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बच्चों। सो फर्स्ट टर्म है स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस सेकेंड है स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर। इधर ये ए बी साइड वैसे ही आती जाएगी, हम आंसर में लिख देंगे। सो टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 को स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3, 1 को माइनस स्क्वायर रूट 5 से माइनस स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से, तो ये इसको आप यूं लिख रहे स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 3, फिर माइनस स्क्वायर रूट 15 को आप मल्टीप्लाई करवाएं स्क्वायर रूट 5 से, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 3 बच्चों। और नीचे आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3 माइनस 5। अब ये आप हैरान होंगे यहाँ पर कि सर आप ये स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, स्क्वायर रूट 45 क्यों नहीं लिख रहे। देखें अगर मैं इसको उस मेथड से करके जो आंसर बनाता हूं ना तो वो फिर आपके पास ए स्क्वायर रूट 3 माइनस बी स्क्वायर रूट 5 में बन रहा है। अब आप लोगों की बुक अभी तक आई नहीं, सो जब आप लोगों की बुक आ जाएगी तो फिर उसमें आप देखेंगे कि उसने हो सकता है आंसर माइनस के साथ दिया हो, लेकिन उसने क्वेश्चन के अंदर कहा है कि इसका आंसर प्लस के साथ आना चाहिए, सेंटर में प्लस होना चाहिए। सो हम जो इसका आंसर निकालेंगे वो भी प्लस में ही होगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें, यानी यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये जो है स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 5 है, सॉरी स्क्वायर रूट 3 नहीं है। सो ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा 75 हो जाएगा और फिर आप उसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर अभी और मेथड से ही कर रहे हैं ताकि हम आंसर बनाएं जो क्वेश्चन में उसने कहा है। अगर वो यहाँ पर भी माइनस कर देता तो फिर हम इसको दूसरे मेथड से कर लेते। सो यह हो जाएगा बच्चों 2 इंटू, देखें स्क्वायर रूट 3, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। सो स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 15 एंड स्क्वायर रूट 3, मैंने इनको जरा इकट्ठा लिख लिया। एक ये माइनस स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म है और एक ये है माइनस स्क्वायर रूट 15 और साथ में है स्क्वायर रूट 5, इनको भी हमने इकट्ठा ले लिया रख लिया। नीचे ये 3 माइनस 5 माइनस 2 हो गया, 2 2 से कैंसिल, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 दोनों के पास स्क्वायर रूट 3 है, तो अगर मैं क्या करूं यहां से स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और इसके साथ वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3। यहां से मैं माइनस भी कॉमन ले रहा हूं और साथ में स्क्वायर रूट 5 भी कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और साथ में आपके पास स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा, मैंने इधर लिख दिया। अब इस बड़ी ब्रैकेट जो मैंने यूज की इसके बाहर माइनस है, तो ये अंदर वाली दोनों जो आपके पास वैल्यूज है उनका साइन चेंज कर देगी। सो ये हो जाएगा माइनस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और ये आ गया स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और बच्चों ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 5, विच इज योर बच्चों फाइनल आंसर। ये भी साइड आप यहाँ पे लिख देंगे, सो ये आ जाएगा। और अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन उसमें एंड पर जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, वो प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो आंसर है बच्चों वो आंसर नहीं बनता आपके पास जो हम बनाना चाह रहे हैं प्लस के अंदर। अब यहाँ से थोड़ा सा फ्रेम आउट हो रहा था कैमरे का, सो हम एक दफा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से आप देखें कि ये जो बेसिकली ये स्क्वायर रूट 15 इससे मल्टीप्लाई हुआ, हमने इकट्ठा लिख दिया, मल्टीप्लाई नहीं किया, साथ साथ लिख दिया। और यहाँ पर जब हमने उन वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया जिसके साथ स्क्वायर रूट 5 थी और स्क्वायर रूट 3 इन दोनों वैल्यू से कॉमन ले लिया और इन दोनों से स्क्वायर रूट 5 कॉमन ले लिया और उनको बाद में जो बाहर माइनस थी हमने अप्लाई करवाया, सो वो साइंस उनके चेंज हो गए। तो हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास आंसर है बच्चों ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। अब इसको अगर आप दूसरे मेथड से भी करें तो वो भी ठीक है, लेकिन वो इसके चूंकि क्वेश्चन में उसने कहा है कि वो जो है स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में होना चाहिए, उसमें बस सेंटर में जो है माइनस आ जाता है। सो ये इशू है उस दूसरे मेथड में। ओके बच्चों, यहाँ पर ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 8 मीटर एंड 5 minus 4 over square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root 2 where a and b are integers. आसान अल्फाज में समझाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास है एक रेक्टेंगल, यानी यहाँ पर जो बात हो रही है हमारे पास बच्चों
वो हो रही है रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल बेसिकली आसान अल्फाज में ऐसी शेप जिसके आमने सामने वाले जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं और उसमें जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं बच्चों। अब उसने ये कहा रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, यानी दो साइड्स हैं हमारे पास। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारे पास बच्चों फर्स्ट साइड है वो है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 एंड द सेकेंड साइड हमारे पास है बच्चों 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 बच्चों। अब मान लो कि ये एक साइड है विच इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और एक साइड ये है विच इज 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 बच्चों। अब ये दो साइड्स हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी आप इसका एरिया फाइंड करें और जो आपके पास इसका आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए बच्चों a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसका बच्चों हम प्रॉपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरे पास बुक का एक पेज है जिसके ऊपर क्वेश्चन आपको लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। सो अगर आप में से किसी को बुक चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको मिल जाएगी। सो बच्चों अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, तो वो हमारे पास क्या होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। तो हमारे पास जो फर्स्ट साइड है विच इज 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और इसको हम बच्चों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं सेकंड से विच इज 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 बच्चों। अब दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाना आपको आता है फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से, सो 2 क्रॉस 5 बच्चों हमारे पास 10 हो जाएगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से, यानी माइनस 2 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू आप इसको यूं लिख लें 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 बच्चों। फिर प्लस स्क्वायर रूट 18 को 5 से, तो आप इसको यूं लिख लें प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 एंड माइनस देन स्क्वायर रूट 18 को माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से बच्चों। तो आप ये प्लस माइनस आपके पास हो जाएगा माइनस, तो ये आप यूं लिख लें स्क्वायर रूट 18 और मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हम 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से बच्चों। तो ये हो गया आपके पास 10 माइनस 2। अब ये जो 2 होता है ना बच्चों, अगर आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिखें तो जब आपको आपस में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ये कैंसिल होकर तो 2 बच जाएगा। तो जो 2 होता है बच्चों इसको हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 है इसको मैं 2 टाइम्स लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 से बच्चों। यहाँ पे प्लस 5, ये जो 18 है इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ और लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाइंग बाय 2 और यहाँ पर भी जो 18 है इसको भी मैं यही कर रहा हूँ 9 मल्टीप्लाइंग बाय 2 और ये वैसे आ गया 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 बच्चों। ये स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 बच्चों। यहाँ पर अगर आप देखें प्लस 5, एक स्टेप मैं यहाँ पे अगर डायरेक्ट करूं, देखें जो स्क्वायर रूट 9 का रूट होता है ना बच्चों वो होता है आपके पास 3, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको स्क्वायर रूट 2 वैसे ही मिल जाएगा माइनस। यहाँ पर भी देखें जब ये 9 को रूट मिलेगा तो वो हमारे पास 3 हो जाएगा, वापस स्क्वायर रूट 9 हमें बताया 3 होता है और जो स्क्वायर रूट 2 है उसको स्क्वायर रूट 2 मिला रह जाएगा और अंदर है आपके पास वैल्यू 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से बच्चों ये स्क्वायर रूट 2 भी स्क्वायर रूट 2 से आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच्चा 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ से 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज 15 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो 3 मल्टीप्लाइंग बाय 4 विच इज 12 बच्चों। अब अगर आप देखें एक ये आपके पास वो नंबर है जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं है और एक ये, सो 10 माइनस 12 जब आप करेंगे, चले आप एक दफा साथ साथ लिख लें 10 माइनस 12 और इनको भी लिख लें प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 को मैं पहले लिख रहा हूँ बड़ी वैल्यू को और माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 को बाद में लिख रहा हूँ छोटी वैल्यू। सो 10 माइनस 12 बच्चों आप जब करोगे तो आपके पास पीछे बचेगा 2 और प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 में से माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 निकालोगे तो ये बचेगा प्लस का 11 स्क्वायर रूट 2 बच्चों। इसी फॉर्म में ये जो हमने a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म बनानी थी, तो ये a प्लस बी और स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म बन गई बच्चों। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ गया। बहुत ही आसान और मजे का क्वेश्चन था बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 एंड डिफरेंस इज 22 बच्चों। सॉल्यूशन, हमारे पास जो नंबर्स हैं, एक तो हमारे पास है
फर्स्ट दो नंबर्स हैं उनका सम 68 एंड डिफरेंस 22 होना चाहिए। तो बच्चों हम लेट कर लेते हैं। लेट जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है उसको हम क्या ले लेते हैं, विच इज x, एंड जो सेकंड नंबर है बच्चों वो हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास है y। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आप इसको जरा पूरा लिखिएगा जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, आप जरा शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। कंडीशन क्या कहते हैं, इन दोनों का जो सम है यानी x प्लस वाई बच्चों वो हमारे पास है 68, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और वो कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 22 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। और वो ये कह रहा है आप इन दोनों नंबर्स को फाइंड कर दें कि इन दोनों नंबर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इन दोनों नंबर्स को फाइंड करें। तो बच्चों अगर आप देखें ये जो हमारे पास था ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखें आप क्या करें, ऐड करें, यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चों। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और यहाँ पर x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 22, यहाँ पर ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, x और x मिलके आपके पास 2x, 68 एंड 22 ऐड करेंगे 90 हो गया बच्चों। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बचेगी विच इज 45। सो x की वैल्यू तो आ गई बच्चों 45। दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ जी। 1 इक्वेशन में x की जगह पे 45, so 45 प्लस y इज इक्वल्स टू 68। तो बच्चों 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, so y इज इक्वल टू 68 माइनस 45। तो बच्चों जो हमारे पास आंसर बचा देखें 8 माइनस 5 हमारे पास कितना बचा 3, फिर 6 माइनस 4 बचा हमारे पास 2। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 23 और एक नंबर आ गया 47, जिसको अगर आप ऐड करोगे बच्चों तो ये बनेगा 68 और अगर आप 45 में से माइनस करोगे 23 तो पीछे आपके पास बच्चों 22 बचेगा। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखिए मेरे पास जो ये बुक है ऐसी कुछ प्रिंटेड पेजेस हैं जिसपे ये क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं। तो ऊपर इधर क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, अगर किसी को चाहिए तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड temperature as high as 40 degrees centigrade. By using the formula this find the temperature as Fahrenheit scale। यानी वो ये कह रहा है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। आसान अल्फाज में इसका सोल्यूशन अगर हम देखें, सोल्यूशन यानी जो आपके पास टेम्परेचर गिवन है विच इज इन डिग्री सेंटीग्रेड और वो आपके पास है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। वो ये कह रहा है आप इसका हमें आंसर बताएं फ़ारेनहाइट में, चेंज करके बताएं। और फ़ारेनहाइट का नीचे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें हमने पहले फॉर्मूला डिस्कस किया है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो अगर आप देखें फॉर्मूला यहाँ पे अगर हम लिख लें सोल्यूशन, जो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है बच्चों विच इज 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस है 32 बच्चों। तो यह हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइंग डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास है 48 डिवाइड करेंगे 5 से और ये प्लस करेंगे 32। पहले हम इसको हल करेंगे फिर 32 को ऐड करेंगे। तो ये फ़ारेनहाइट में होगा, ये हो गया 2 एंड 4 32 डिवाइड करेंगे हम 5 से बच्चों, प्लस हो जाएगा 32। ये हमारे पास आ जाएगा 8 देन 5 8 से 40 देन 6 पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 32। इसको अगर आप ऐड करेंगे बच्चों तो ये आपके पास हो जाएगा, तो वो बन गया हमारे पास दिस इज 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखे ना 6 एंड 2 8 8 एंड 3 11 हो गया 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आ गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड son is 72 years. 6 years ago, the father's age was 2 times the age of the son. What
was son's age 6 years ago. Okay, the sum of the ages of the father and son is 72. अब हमें father और son की एज का तो पता नहीं है वो कितनी है, so हम ये मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका, लेट कर लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है ना ऑफ द सन एंड फादर, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसको हम मान लेते हैं x, और जो प्रेजेंट एज है ऑफ फादर उसको हम मान लेते हैं बच्चों कि वो है हमारे पास y। वो ये कह रहा है कि उन दोनों का जो सम है वो है 72 ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि उन दोनों का जो सम है, यानी फादर और सन की जो एजेस का सम है विच इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास है 72। सो इसको हम क्या देते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहा है 6 years ago the father's age was 2 times the son of 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। अब अगर हम 6 years ago की बात करें, यहाँ पे मैं पॉइंटर अगर चेंज कर लूं, 6 years ago, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 years ago, 6 साल पहले की, यानी आज अगर उसकी एज है, सन की एज x है, तो 6 साल पहले ऑब्वियसली उसमें से 6 हमें कम करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर अगर हम लिखें एज ऑफ सन, यानी 6 साल पहले जो सन की एज थी तो वो x माइनस 6 हो जाएगी, और सेम अगर हम 6 साल पहले एज ऑफ फादर करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी y माइनस 6। फिर वो कह रहे हैं बच्चों कि आप क्या करें, 6 years ago the father's age was 2 times as the age of the son। ओके। अब यहाँ पर उसने कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आप देन अगेन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कंडीशन ये है, वो ये कह रहा है कि जो उसके फादर की एज है उससे उसके जो सन की 2 times एज है वो उसके बराबर है। यानी यूँ कह लें कि अगर उसके फादर की एज है 20 साल तो उसके बेटे की एज है 10 साल, और बेटे की एज को अगर फादर के बराबर करना है तो वो 2 times होनी चाहिए। आसान अल्फाज में, यानी x माइनस 6 इज इक्वल टू y माइनस 6। यानी ये जो एज है हमारे पास ये है फादर की एज, और ये जो एज है ये सन की एज है। लेकिन वो जो कह रहे हैं जो फादर की एज है अगर आपने सन की एज के इक्वल करना है तो ये आपके पास होनी चाहिए 2 times। ये आपके पास कंडीशन है, इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं, बस इसका आंसर लिखते हैं। फाइंड करना है व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले जो उसका सन था उसकी एज क्या थी। तो करेंगे, हो जाएगा 2x माइनस 12 इज इक्वल्स टू y माइनस 6। y को इधर ले आए, 2x माइनस वाई माइनस 12 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 12। तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू प्लस का 6। इसको आप ऐसा कर ले, इक्वेशन नंबर 2 कह रहे हैं। इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप 2 में ऐड करें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ऐड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 1। 2 एंड 1 को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ऐड कर रहे हैं 2 एंड 1। तो 2 जो है हमारे पास विच इज है 1, आप देखें 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72, और जो 2 है विच इज 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे लिख लें ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया 3x, इधर 72 प्लस 6 विच इज 78, और ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 26। लेकिन अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। उसने एंड पे ये पूछे व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, यानी अगर आज उसकी एज है, प्रेजेंट एज उसकी जो हमने निकाली है वो है 26। सो 6 years ago कितनी होगी, सो 6 years ago सन्स एज वो हमारे पास कितनी होगी बच्चों, x माइनस 6, यहाँ पर जो हमने बनाया था विच इज कहाँ है, यहाँ x माइनस 6। तो आप देखें x की जो वैल्यू है वो जो करंट 26 है उसमें से 6 निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर बचा वो बना 20। तो जो इसकी करंट एज है उसके सन की बच्चों वो है हमारे पास 20 साल। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इसमें यह है कि कॉस्ट प्राइस गिवन है, हमें बेसिकली मिस्टेक हुई है आपके जो स्टेटमेंट है उसके अंदर। कॉस्ट प्राइस है 1520, प्रॉफिट है 15% और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है। सो अगर हम 15% प्रॉफिट निकाल लें कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट अगर हम निकाल लें कॉस्ट प्राइस का 15%,
यानी 1520 मल्टीप्लाइंग 15%, तो ये हो जाएगा 15/100। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 0 से कैंसिल, 152 को आप 15 से मल्टीप्लाई करवा के जब आप 10 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 228 रुपीज। अब हमने उसको बताना है सेलिंग प्राइस, जब उसमें हम कॉस्ट प्राइस में 15% प्रॉफिट ऐड करें तो क्या होगी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एक तो हमारे पास है 1520 और उसमें हमने प्रॉफिट जो 15% है वो है हमारे पास 228, और अगर आप इसको ऐड करोगे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 1700 एंड आपके पास हो जाएगा 48। 1748 आपके पास सेलिंग प्राइस है। जो कॉस्ट प्राइस है उसमें अगर हम 15% प्रॉफिट ऐड कर लें तो जो सेलिंग प्राइस बनेगी विच इज 1748 बच्चों। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट की बात करें, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज आरएस 9,60,000, यानी जो उसकी एनुअल इनकम है बच्चों, हम साथ साथ लिखते जाते हैं, जो एनुअल इनकम है हमारे पास वो है 9,60,000 है हमारे पास बच्चों। फिर वो ये कह रहा है while the exempted amount is Rs 1,30,000, जो हमारे पास exempted amount है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। जो exempted amount है बच्चों वो है हमारे पास 1,30,000। फिर वो ये कह रहा है how much tax would he have to pay at the rate of 0.75%, यानी जो रेट है आप ऐसे समझ लीजिए, जो टैक्स रेट है वो है 0.75%। आसान अल्फाज में वो ये कह रहा है कि जो तैयब है उसकी एनुअल इनकम है 9,60,000 रुपए। एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, तो ये वो अमाउंट है जिस पर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो जो बाकी अमाउंट बचेगी उस पर अगर टैक्स लगे 0.75% तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें वो अमाउंट निकालनी पड़ेगी जिस पर टैक्स होगा, तो वो हमें इस जो 1,30,000 है इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख लें टैक्सेबल अमाउंट, या फिर आप लिख लें जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी बच्चों, तो वो हो जाएगा 9,60,000 माइनस 1,00,000 एंड 1,30,000 रुपए, 1,30,000। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास पीछे बढ़ जाएगा 8,30,000। ये वो अमाउंट है बच्चों जिस पर टैक्स अप्लाई होगा। अगर हम टैक्स अमाउंट की बात करें यानी टैक्स से कितना पे करना पड़ेगा, तो आप सिंपल जो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट है उसको आप जितना उस पे हमारे पास टैक्स रेट है उससे अप्लाई करवाएं, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप ये जो 0.75% ना, मैं यहाँ पे इधर डायरेक्ट करूंगा, मैं इधर आपको समझाता हूँ। देखिए जो 0.75% है ना बच्चों, पहले तो अगर आप इसका पॉइंट खत्म करें तो ये हो जाएगा 17/100, और परसेंट भी खत्म करें तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 1/100, और अगर आप इसको मिला के लिखेंगे तो ये 17 ओवर हो जाएगा बच्चों 10,000 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 75/10,000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास जो अमाउंट है वो है 8,30,000। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है जो हमारे पास टैक्स रेट है 0.75%, तो ये बन गया हमारे पास 10,000। अगर आप देखें तो ये 4 जीरो तो 4 जीरो से कैंसिल हो गई, और 83 को अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 622 एंड 5 बच्चों, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। सो दिस इज फाइनल आंसर। देखें बहुत आसान सवाल था। किया क्या है, हमारे पास एक अमाउंट गिवन थी, वो एनुअल अमाउंट थी। उसने कहा कि इस पे एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000, यानी ये वो अमाउंट है इस पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो उसने कहा जो हमारे पास बाकी अमाउंट रहेगी उस पर अगर हम 0.75% हम टैक्स अप्लाई करवाएं तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमने पहले तो वो टैक्स वाली अमाउंट निकाली कि कितनी जो हमारे पास अमाउंट है जिस पे टैक्स अप्लाई होगा, और उसके बाद हमने वो जो हमारे पास 0.75% रेट था उसको इधर मैंने सॉल्व किया, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो देखें फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14%। देखें कंपाउंड मार्कअप की बात है, जब आप किसी से बैंक वगैरह से आप जब कर्जा लेते हैं तो वो जो एनुअली उस पे इंक्रीमेंट लगता रहता है, सो ये वो हमारे पास कंपाउंड मार्कअप है। सो आप देखें अगर क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, सोल्यूशन अगर हम इसका स्टार्ट करें
तो हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, पी से जाहिर कर रहा हूँ, ये है 3,75,000 बच्चों। और फिर जो हमारे पास फॉर 1 ईयर, यानी ऐसे समझ लें जो आपके पास टाइम है वो है आपके पास 1 ईयर, और आपके पास जो है एट द रेट ऑफ 14% बचो, यानी जो आपके पास रेट है आप आर कह लें, ये है 14%। और हमने फाइंड करना है कंपाउंड मार्कअप बचो, कंपाउंड मार्कअप। देखें यहाँ पर हम इसको मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कंपाउंड मार्कअप के लिए बच्चों, वो है आपके पास कंपाउंड मार्कअप का जो फॉर्मूला है ये है हमारे पास पी आर टी ओवर 100। ये जो 100 बेसिकली परसेंट को ही शो करता है। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, इधर मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ, 3,75,000। इसको मल्टीप्लाई करवाएं, रेट है 14%, और जो हमारे पास टाइम है वो हमारे पास 1 ईयर है, और ओवर आ गया बच्चों 100। अब जब आप इसको बच्चों प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो जब आपके पास आंसर आएगा ये कोई आ जाएगा 52500। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जब आप इसको प्रॉपर बच्चों सॉल्व करोगे। सो ओके बच्चों, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3 बच्चों हमारी कंप्लीट हुई। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर रीच आउट कर सकते हैं। बच्चों अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।